नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गांधीयन एरा, कंप्लीट गांधीयन एरा को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप इंडिया लेवल के किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है गांधीयन एरा, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस भारत को लौटते हैं 1915 टू 1948, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे अकड़ हुए, उन सब पे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है। आपको बस इत्मीनान से बैठना है और देखना है। जी हाँ, जल्दीबाजी में नहीं देखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम है, चलो थोड़ा सा देख लेता हूँ फिर बाद में छोड़ दूँगा, वैसे नहीं करना है। अगर आपके पास वक्त है, बढ़िया से वक्त लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर सिर्फ बैठिए। कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस अपने दिमाग को ओपन रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम इस सेशन का गांधी जी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। जी हाँ, देखिए, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इसलिए हम 2 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व करते हैं गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती या फिर इंटरनेशनली इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है 2 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनकी मदर का क्या नाम था? पुतली बाई। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जो हम आज बोलते हैं, तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किन्होंने दिया था? तो ये थे रविंद्र नाथ टैगोर। एक आता है कि गांधी जी को हाफ नेक्ड सेंट या फिर अर्धनंगा फ़कीर या फिर इंडियन फ़कीर, ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता या फिर फादर ऑफ नेशन, ये किसने पहली बार कहा था? तो ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए। देखिए, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी और सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट थी इन दोनों की। लेकिन यहाँ हम एज एन इंडियन, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, भले ही इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन दोनों का कॉमन जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए, वो था इंडिपेंडेंस। दोनों ने ही इंडिपेंडेंस में अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे उनके तरीके अलग हो, उनकी विचारधारा अलग हो। इसलिए हम अगर रिस्पेक्ट करेंगे, अगर ऑनर करेंगे, तो हम गांधी जी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, इन्हें भी ऑनर देंगे और सुभाष चंद्र बोस को भी ऑनर देंगे। ठीक है, आइडियोलॉजी
कुछ भी हो सकता है, उससे डिपेंड नहीं करता है ऑनर या फिर रिस्पेक्ट का। समझ गए आप। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँ, क्योंकि कुछ लोग, जी हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि आज के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो जो भी हैं, राहुल गांधी से कोई संबंध है गांधी जी का। जी नहीं, मैं बता दूं, गांधी जी का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है राहुल गांधी की कंप्लीट फैमिली से। ठीक है, वो या तो जवाहरलाल नेहरू हों, ठीक है, वो या तो राजीव गांधी जी हों, या फिर कोई भी, किसी भी इनके फैमिली से गांधी जी का बिल्कुल कोई भी रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन कराया जाता था, और गांधी जी मात्र एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1924 में। ठीक है, 1924 ये बेलगाम का सेशन था। यहाँ पे इन्होंने ये अध्यक्षता संभाली थी। तो ये चीज़ें भी याद रखना है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से या फिर किसी से इनका रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको ऑनर या फिर रिस्पेक्ट उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को करना होगा। ये आपका ड्यूटी बनता है, ये आपका फ़र्ज़ है, कंपलसरी है कि उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का जिनका कंट्रीब्यूशन भारत की इंडिपेंडेंस पर रहा है। अगर आज आप आज़ादी से बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, घूम रहे हो, जाग रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो किसकी वजह से? तो इन फ्रीडम फाइटर्स की ही वजह से आज आप आज़ाद हो। तो इस बात को समझना है। राष्ट्रपिता या फिर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही ये संज्ञा दिए थे। तो अपने गांधी जी का ब्रीफ इंट्रो देख लिया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखिए, गांधी जी एक लॉयर थे। जी हाँ, इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। तो अपने इसी किसी क्लाइंट के केस में ये चले गए थे 1898 में साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में जो यहाँ के इलिटरेट पीपल, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, जो लोग बहुत ही गरीब थे, साउथ अफ्रीका में वो वर्क वगैरह कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। एक पर्टिकुलर एरिया में उन्हें रहने की इजाज़त थी, उससे अलग जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हर चीज़ में वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिया था। तो उसके लिए भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर अपना मूवमेंट छेड़ा था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी भारत को फिर लौटे कब? 1915 में। 1915 में 9 जनवरी को ये भारत को लौटे। इसलिए हम 9 जनवरी को ऑब्ज़र्व करते हैं हर साल। क्या? तो प्रवासी दिवस, भारत प्रवासी दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को। तो गांधी जी के 1915 में वापस भारत लौटने के बाद गांधी जी 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन सा था? एक तो 1917 का था, ये चंपारण सत्याग्रह। दूसरा था 1918, ठीक है, कौन सा? 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। और 1918 में ही एक और स्ट्रगल गांधी जी ने किया, और वो कौन सा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी गांधी जी ने यहाँ पे किया। तो अब पहले समझिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में एक्चुअली में चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो आज वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण है, बिहार का ये ज़िला है, जिसको उसमें सिर्फ चंपारण है। तो इसी चंपारण ज़िले में
ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए ये चंपारण सत्याग्रह के नाम से ही मॉडर्न हिस्ट्री में फेमस है। चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली चंपारण के रहने वाले थे एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी आप आइए हमारे चंपारण में, बिहार के चंपारण में, क्योंकि हम बहुत ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो नील की खेती करी जा रही थी, इंडिगो की, ठीक है, वही मेन प्रॉब्लम था। क्या था कि जो अंग्रेज़ थे वो ज़बरदस्ती किसानों को कहते थे कि 3 कट्ठे पे, यानी आपके 20 लैंड में आउट ऑफ 20 3 पार्ट पे आप एक तरह से क्या करो कि नील की खेती करो। ठीक है, क्या करो, नील की खेती करनी होती थी। अब आप बोलोगे सर ठीक है, जब नील की खेती करनी होती थी अच्छी बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? तो प्रॉब्लम ये था कि नील की खेती जो है वो खेतों को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर देता था। उसके बाद उस खेत में कुछ भी उपजाने लायक होता नहीं था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में अगर देखा जाए तो एक जर्मन सिंथेटिक डाइस आ गए थे, जर्मन सिंथेटिक डाइस, जो कि इंडिगो से ज़्यादा चीप एंड बेस्ट था। लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे जर्मन सिंथेटिक डाई। तो इसके कारण इंडिगो अब वो बेनिफिट देने वाला ये क्रॉप रहा नहीं। ठीक है, तो इसलिए, और ये जो क्योंकि 3 पार्ट पे किया जाता था, इसलिए ये 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता है, 3 कठिया सिस्टम। तो 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट ही ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो वही फिर गांधी जी चंपारण आते हैं, गांधी जी इस मुद्दे को समझते हैं, सुनते हैं, फिर वही चंपारण वो सत्याग्रह करते हैं वहाँ पे। और मैं बता दूं आपको, ये जो चंपारण सत्याग्रह था, ये गांधी जी का पहला फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। क्या था? ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो कि 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। तो याद रखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह ये पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। अब उसके बाद आइए 1918 में, अगले साल 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। अब अगले साल आइए 1918 में, और ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद आपको पता होगा कहाँ पे है, गुजरात में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये शुरू हुआ 1918 के मार्च में। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कर्स थे इस मिल की, ये जो मिल था, ये जो फैक्ट्री थी, इसके जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो बोनस है, ठीक है, वो 50% हमारे जो मतलब जो मजदूरी है, हमारा जो इनकम है, उसको 50% से अप कर दो, बढ़ा दो हमारा 50%। और एक चीज़ इन लोगों को और मालूम चल गया था, इन वर्कर्स को, कि जो मिल के ऑनर है ना, वो इनके जो बोनस इन्हें मिलता है ओकेजनली, उस बोनस को भी ये लोग अब हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 1918 देखिए, ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और यहाँ पे इंग्लैंड ने भारत को ही इन्वॉल्व कर दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जिसके कारण महंगाई बहुत ही तेज़ी से डबल ट्रिपल बढ़ चुकी थी। अब ये मिल
जो मिल वर्कर्स थे इन्हें मतलब अपने लाइवलीहुड चलाना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए ये डिमांड कर रहे थे कि 50% से आप बढ़ा दो। इसमें गांधी जी को इन्वॉल्व, लेकिन ये जो मिल ऑनर थे वो 20% ही बढ़ाना चाहते थे। फिर गांधी जी की इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई। गांधी जी ने कहा अ, इन वर्कर्स को कि आप 50% की जगह पे 35% का डिमांड रखो। कितना? कि 35% हमारी इनकम को, हमारी सैलरी को बढ़ाओ। तो फिर इसको माना गया, फिर 35% बढ़ाने की डिमांड रखी गई। नहीं मान रहे थे तो क्या किया गया? तो गांधी जी ने क्या किया यहाँ पे? गांधी जी ने किया हंगर स्ट्राइक। जी हाँ। और ये देखिए गांधी जी का पहला, भारत में ये पहला हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, भूख 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 हड़ताल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इन्होंने भूख हड़ताल किया। उसके बाद कैसे कैसे करके फिर ये जो मिल ऑनर थे वो मान लिए और 35% की हाइक हो गई। और जो बोनस था वो बोनस भी विथड्रॉ नहीं किया मिल ऑनर्स ने। ठीक है, इन्हें बोनस भी देना पड़ा। फिर 1918 में ही गांधी जी इन्वॉल्व हुए एक और स्ट्राइक में। एक और सत्याग्रह था, वो था खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा प्लेस भी आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। तो खेड़ा एक जगह है गुजरात में। वहाँ के जो किसान थे उन्हें काफ़ी टैक्स पे करने पड़ रहे थे। ठीक है, जो कि उनकी फसल भी अच्छा नहीं हुई, फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। और अंग्रेज़ यहाँ तक कह रहे थे कि अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। तो इसलिए ये स्ट्राइक हुआ, ये सत्याग्रह हुआ। और ये तीनों, चंपारण सत्याग्रह हो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो या फिर खेड़ा सत्याग्रह हो, तीनों में गांधी जी ने नॉन वायलेंस तरीके से, क्या नॉन वायलेंस तरीके से गांधी जी ने जीत हासिल की। एक नया, मतलब एक नया टेक्निक ही उस समय एक देखा जाने लगा। एक अलग व्यवस्था एक अलग सिस्टम देखा जाने लगा कि हाँ, अंग्रेज़ों से हम इस तरीके से भी लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप वायलेंस करके करोगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बहुत ही पावरफुल एम्यूनिशन है, वेपन्स है, तो उससे आपका तुरंत भर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंस एक इम्पॉर्टेंट रहा इन तीनों, अगर स्ट्राइक को देखें, इन तीनों सत्याग्रह को देखें तो। अब ये तीन स्ट्राइक से गांधी जी को तो एक एफिकेसी मिला, लोगों को भी एक एफिकेसी मिला, एक टेक्निक आया सत्याग्रह का, एक टेक्निक लोगों को मालूम चला। गांधी जी ने अपने कदम पहली बार मासेस के बीच में रखे, मतलब लोगों के बीच में रखे। पहली बार लोगों ने गांधी जी को जाना, लोगों ने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझे कि एक अगर पूरा जुट जाए, यूनाइट हो जाए तो क्या उसकी पावर है। ठीक है, और इसके बदले गांधी जी को काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिला। और लोग जो युवा थे वो एडमायर करने लगे गांधी जी को। तो ये था तीन स्ट्राइक, 1917 टू 1918। अब आइए 1919 में, 1919 की बात है, जब एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था एनार्किकल एक्चुअली एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने ये प्रोविज़न डाला कि अगर उन्हें ज़रा सा भी शक अगर हो गया किसी की वो षड्यंत्र रच रहा है या कुछ करने वाला है, तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सबूत के वो आपको जेल कर देगा और 2 सालों तक आपको जेल में बंद कर देगा। ठीक है,
यहाँ तक कि आप अगर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में भी कुछ वैसा लिख देते हो तो भी आपको वो जेल कर देगा। ऐसा ये सख्त कानून लेकर एक आया था, जिस एक्ट को हम कॉमनली रॉलट रॉलट एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। रॉलट कौन था? रॉलट एक ब्रिटिश जज था जिसने एक कमीशन को, रॉलट कमीशन को हेड किया था और उसने ही रिकमेंड किया था इस वाले एक्ट को। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ऑफिशियली तो इसको अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा जाता था, लेकिन ये रॉलट एक्ट के नाम से भी पॉपुलर था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये एक्ट तो चलो पास हो गया, लोगों का विरोध भी आया, लेकिन बात सर से ऊपर तब बढ़ गई जब 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को दो हमारे नेशनलिस्ट को, दो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कौन कौन थे? ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को बिना कोई कारण बताए ही अरेस्ट कर लिया गया और ये बस कह दिया गया कि ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। इसके बाद था कि भारतीय लोग फिर इसमें जागने शुरू हो गए। वो लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को यूं ही पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। फिर कुछ मीटिंग्स के प्लान बनाए गए थे कि अब कुछ तो अब अगेंस्ट, अब इन अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कुछ तो किया जाएगा, लेकिन खैर कुछ ज़्यादा किया नहीं गया। बट लोग क्या हुआ कि इकट्ठे हुए 13 अप्रैल 1919 को। एक जालियांवाला बाग था, ठीक है, पंजाब में अमृतसर में जालियांवाला बाग था। उस बाग में लोग एक्चुअली बैसाखी मना रहे थे। ऑब्वियसली आपको पता होगा बैसाखी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो हिंदी न्यू ईयर जो होता है वो फेस्टिवल है बैसाखी, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। अब अंग्रेज़ों को लगा कि ये लोग यहाँ पे कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, और निहत्थी भीड़ को इन्होंने ताबड़तोड़ जाकर, एक ही गेट था इस जालियांवाले बाग को, ठीक है, एक ही गेट था और एक उस गेट पे खड़ा होकर इन्होंने सभी पे गोलियां चला दी। कहा जाता है करीबन 1000 से 1200 लोग या फिर इससे ज़्यादा भी लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी इस जालियांवाला बाग में। और इसी जालियांवाला बाग को आज भी हम जानते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये किया गया था। और मैं बता दूं, इतिहास का एक बहुत ही भयावह इवेंट था ये जालियांवाला बाग मैसेकर। गांधी जी ने इस रॉलट एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह किया, लेकिन उसका कोई खास रिज़ल्ट आया नहीं। यहाँ तक कि लोग अब ये सोचने लगे कि हम लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया इसमें, क्योंकि हमने जो पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में अंग्रेज़ों के तरफ से, वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमसे वादा किया था कि इसके बाद ये हम लोगों को इंडिपेंडेंट करेंगे और काफ़ी सारे पावर जो है हमारे कंट्री को हमारे ही लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हुई नहीं, ऊपर से इस तरह के एक्ट लाकर और भी ज़्यादा एक जुल्म करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम था। और ये जो गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, जो मेन था वो था जनरल डायर, जिसको हम कहते हैं, या फिर जिसका कहें तो एडवर्ड हैरी डायर। इसने ही ऑर्डर करे थे, यही कमांडर था ब्रिटिशर्स का, इसने ही इसको ऑर्डर कर दिए। तो ये था जालियांवाला बाग मैसेकर। तो इसको याद रखना है, डेट वगैरह भी याद रखना है और इवेंट्स भी याद रखना है। अब आ जाते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में।
तो गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी 1920 में, और ये 1922 में समाप्त हो जाता है। 1920 से 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लीड किया था। और इसी बीच खिलाफत मूवमेंट भी चलता रहा साथ में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट भी यहाँ पे कहा जाता है इतिहास में। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, यानी कि नॉन कॉपरेशन यानी हमें कॉपरेट नहीं करना है अंग्रेज़ों को, यानी कि वो या तो स्कूल हो या कॉलेजेस हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, कुछ भी हो, हमें अंग्रेज़ों को कॉपरेट नहीं करना है, अंग्रेज़ों को हमें हेल्प नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं हेल्प करना है। ये हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। जो भी लॉ कोर्ट्स थे उसको बहुत सारे हमारे एमिनेंट लॉयर ने बॉयकॉट किया था, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, C राजागोपालाचारी थे, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने क्या किया, बॉयकॉट किया था इन सब में। तो काफ़ी, और यहाँ पे यही था कि हमारा जो स्वराज है वो एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। मतलब गांधी जी चाह रहे थे कि हमें अब बिल्कुल इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें दो। बहुत सारे जो टाइटल्स दिए गए थे वो उसको सरेंडर कर दिया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा था। अंग्रेज़ों को बिल्कुल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रही थी, लेकिन फिर वक्त आता है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 का ये दिन जो था, उस वक्त क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा के नाम से, ठीक है। चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ पे था, एक प्लेस भी था। ये चौरी चौरा एक्चुअली प्लेस था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये आपको मिलेगा। गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है अभी, तो गोरखपुर में ही ये चौरी चौरा प्लेस मिलेगा। तो ये चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था ना, उस पुलिस स्टेशन में एक्चुअली में क्या हुआ कि जो भीड़ थी, जो क्राउड, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल थी गांधी जी के तरफ से, वो जो भीड़, वो जो क्राउड थी, उन्होंने आग लगा दिया इस स्टेशन को, ठीक है। वो काफ़ी गुस्साए हुए थे, इन अंग्रेज़ों से काफ़ी तंग आए हुए थे, ठीक है। इसी के एवज में इन्होंने इस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। अब इसी के एवज में ये इन लोगों ने भी गोलियां चला दी लोगों पे। तो इसमें हालांकि लॉस तो ज़्यादातर अंग्रेज़ों को हुआ था, लेकिन क्योंकि ये वायलेंस हो चुका था, ठीक है, हुआ था वायलेंस। और गांधी जी का विश्वास था, गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, अहिंसा में, ठीक है। हिंसा से नहीं, वो समझते थे कि हम आज़ादी अगर लेंगे तो हिंसा से हम नहीं कर सकते थे। उनकी ये तरीका था कि हम अहिंसा से ही आज़ादी लेंगे, नॉन वायलेंस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुका था, इसलिए गांधी जी ने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा था, इसको इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। कब विथड्रॉ कर लिया? 5 फरवरी 1922 को। एक्चुअली 5 फरवरी को तो ये कांड होता है, ये चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। इसके एवज़ में ये 12 फरवरी को, यानी 12 फरवरी 1922 को ये विथड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और इसके साथ ही ये मूवमेंट भी समाप्त हो जाता है बिना किसी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट के। अब नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। अब देखिए, अभी गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, विथड्रॉ कर लिया,
इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे, नाखुश थे। जैसे जो कांग्रेस लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो बिलोंग करते थे, बाकी जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो गांधी जी से खुश नहीं थे, गांधी जी के इस डिसीजन से। तो उन्होंने एक नया पार्टी बनाने की ठानी और वो फाउंड करते हैं स्वराज पार्टी। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? अब गांधी जी के कलीग्स लोग ही थे, जैसे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, फिर एन सी केलकर थे। तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की, स्वराज पार्टी का फाउंडेशन किया और ये 1923 में ये स्वराज पार्टी का फाउंडेशन किया जाता है। और स्वराज पार्टी काफ़ी फेमस भी हुई, क्योंकि स्वराज पार्टी 1923 में ये बनी भी, और उसी टाइम 1923 में ही जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें स्वराज पार्टी ने 145 सीट्स में से 45 सीट जीत लिया था। अब इसके साथ दो आइडियोलॉजी भी जन्म लेता है। अब जैसे जो लोग ये कह रहे थे कि हम अब अंग्रेज़ों के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि हम उसको बाइकआउट नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम एंट्री करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करके हम अंग्रेज़ों को परेशान करेंगे और उसके बाद हम ये इंडिपेंडेंस, हम उनसे अपना डिमांड जो है वो मनवा सकते हैं। तो उनको बोला गया स्वराजिस्ट, ठीक है, उनको क्या बोला गया? स्वराजिस्ट। और जो नहीं चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करना, उन्हें बोला गया नो चेंजर। और नो चेंजर्स में कौन लोग शामिल थे? तो जैसे सी राजा गोपालाचारी जी शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये लोग चाहते थे कि नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करना ही नहीं चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन स्वराजिस्ट जो थे, जिनमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, ये लोग कहते थे कि नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री रखना चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके बाद ही उसमें पार्टिसिपेट करके हमको इन अंग्रेज़ों के नाक में दम करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो आइडियोलॉजी यहाँ पे बढ़ गई थी, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स में। अब नेक्स्ट है सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी अब जानते हैं, ठीक है, क्या? दांडी मार्च के नाम से भी हम सॉल्ट सत्याग्रह को जानते हैं। और इसी सॉल्ट सत्याग्रह के दरमियान ही ये भी शुरू हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ओबीडियंस मूवमेंट। वो तो चंपारण सत्याग्रह को हम पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कह रहे थे, लेकिन पहला जो मास मूवमेंट निकला, मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिसओबे करने का ये जो मूवमेंट था, वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 टू 1932 चला, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, 1930 टू 1932 चला था ये। अब यहाँ पर गांधी जी का आइडिया था कि क्योंकि नमक को गांधी जी ने चुना इस सत्याग्रह के लिए, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज़ था जो आम जन के, मतलब अमीर हो गरीब हो, हर किसी की ज़रूरत था। क्या थी? नमक। आज भी देखो, गरीब से गरीब लोग नमक ज़रूर खाता है, यहाँ तक कि लोग ये बोलता है कि मैं नमक रोटी खा लूँगा लेकिन ये नहीं करूँगा, चाहे वो नहीं करूँगा, ठीक है। तो नमक रोटी को बोला जाता था कि हर किसी की पहुँच में होना चाहिए नमक। और अंग्रेज़ों ने इसी नमक पे टैक्स लगा रखा था कि भैया नमक आप लोगे, नमक आप ही के समुद्र का है, आप ही से हम निकलवा रहे हैं, आप ही से सब कुछ करा रहे हैं, आप ही के देश से नमक निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे आपको देना होगा टैक्स। अब गरीब से गरीब लोग टैक्स कितना देगा, क्या देगा? तो इसलिए सॉल्ट को चुना गांधी जी ने, ताकि ये सभी लोगों का एक हो, क्योंकि बिना यूनाइट हुए, बिना एक इकट्ठे आए हुए हम आज़ादी नहीं ले सकते थे, हम इंडिपेंडेंस
नहीं हासिल कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात थी उस वक्त का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त जो खिलाफत मूवमेंट भी जो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था खिलाफत मूवमेंट में, वो भी गांधी जी ने यूनाइट करने को ही उसमें पार्टिसिपेट किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें बढ़ चढ़ के, और एक साथ हम अंग्रेज़ों को उनको मतलब कि भगाने की कोशिश करना जारी करें। तो ये मेन आइडिया था। यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। इसके तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से इन्होंने चलना शुरुआत किया। इसको जो बोला जाता था दांडी मार्च, यानी इसमें हम मार्च करेंगे, दांडी तक के मार्च करेंगे। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने मार्च कहाँ तक किया, यानी पैदल चलना, मार्च करना, मार्च करेंगे यानी पैदल चला साबरमती आश्रम से दांडी जगह तक। ठीक है, गुजरात में ये दोनों ही जगह आपको मिलेगा। दांडी जगह तक हम पैदल ही यात्रा करेंगे। गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ इस यात्रा को की शुरुआत करी थी, और 12 मार्च 1930 से इन्होंने चलना शुरू किया था, और कंटिन्यूअस चलते हुए साबरमती आश्रम से ये कहाँ पहुँचते हैं, तो दांडी तक पहुँचते हैं। एक गांव है दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ तक इन्होंने 240 माइल्स डिस्टेंस कवर किया पैदल अपने 78 फॉलोवर्स के साथ, और 12 मार्च को चले थे। और कब ये पहुँचे दांडी को, ये पहुँचे 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को ही इन्होंने ये समंदर से नमक को उठाकर इन्होंने ये सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ कहा जाता था, उसको इन्होंने ब्रेक किया। ठीक है, तोड़ दिया ये सॉल्ट लॉ को। और इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ ही गांधी जी का एक मतलब ये इनॉग्रेशन हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ ही। और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रहा, ये अपने आप में एक मास मूवमेंट रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया, और काफ़ी भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया इस मूवमेंट में, और बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। कई लोगों पे लाठी चार्ज हुई, पुलिस फायरिंग हुई। कहा जाता है कि करीबन 1 लाख लोगों को एक साथ जेल में डाल दिया गया था। जी हाँ, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और देखिए, इस मूवमेंट का ये रिज़ल्ट रहा कि पहली बार अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को, हम इंडियंस को कम से कम अपने लेवल के लायक समझा, अपने लेवल के बैठने के लायक उन्होंने समझा। और इसमें इन्होंने बुलाया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई गई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी थी, एक इंस्टीट्यूशन भी आप कह सकते हो, जो कि भारत के लिए लड़ रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ना ही गांधी जी ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अंग्रेज़ों ने कहा कि चलो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो आप चला रहे हो, इसको ख़त्म करो, आओ हम बैठ के बातें करते हैं, चीज़ें सुलझाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हम लोगों ने बॉयकॉट किया। फिर साथ में सेकंड राउंड टेबल भी चला। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ सवाल बन जाता है, गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो सेकंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट कुछ भी निकल कर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि गांधी जो अंग्रेज़ों का अलग था और गांधी जी यहाँ पे उन्होंने अलग डिमांड रखा अपना, यहाँ के लोगों के लिए डिमांड रखा, लेकिन वो ये लोग ये चीज़ें मानने को तैयार थे नहीं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चला, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने दोनों ने ही बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये रहा सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। समाप्त होने के लिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समाप्त होने के लिए एक पैक्ट साइन किया गया, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इरविन उस वक्त का वाइसरॉय था भारत का। तो गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ये साइन कब किया गया? 1931 में। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें रखी गई। गांधी जी ने बहुत सारी कंडीशंस रखे। गांधी जी ने कहा कि आपने जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दिया। इरविन ने ये कहा कि नहीं, जो जिन्होंने वायलेंस कर रखा है उन्हें मैं रिलीज़ नहीं करूँगा। फिर है कि सभी फाइन्स जो हैं वो अब तक कलेक्ट किए थे उसको रेमिशन करो, फिर जो भी लैंड्स आपने ले लिए थे वो सब रिटर्न करो, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, और भी चीज़ें रखी गई। फिर इसमें जो वाइसरॉय था इरविन, उन्होंने कहा कि पब्लिक इंक्वायरी जो पुलिस एक्सक्यूज़ेज़ में है, यानी गांधी का दो और डिमांड था कि जो पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए पुलिस एक्सक्यूज़ेज़ में, तो वो चीज़ें भी डाउन कर दिया। इरविन ने नहीं माना कि नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर गांधी जी का एक और था कि जो भगत से और भगत सिंह के साथ जो और दो लोग थे, ठीक है, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स को सज़ा ना दिया जाए। ठीक है, ये कहा गया, लेकिन उसको भी नहीं माना इस इरविन ने। उसके बाद गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा उस पर अब आगे कुछ नहीं किया। इसके लिए गांधी जी को क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था उस वक्त भी, और आज तक क्रिटिसाइज़ लोग करता है कि जो 3 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और इनको राजगुरु, इन तीनों को फांसी नहीं होती अगर उस पर यानी इरविन पे गांधी जी और दबाव डाले होते। तो ये सब कुछ चीज़ें थी गांधी इरविन पैक्ट के तहत, और इस पे गांधी जी ने इसमें ये भी कहा था कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर देंगे अगर आप ये हमारे जो कंडीशंस हैं वो मानते हो तो। ठीक है, तो इसके साथ ही ये सब चीज़ें करी गई, ख़त्म कर दी गई। फिर इतिहास में काफ़ी गांधी इरविन इस पैक्ट को भी क्रिटिसिज्म मिलता रहा है। अब आ जाते हैं हम अगस्त ऑफ़र के बारे में। अगस्त ऑफ़र हमें मिला था 8 अगस्त को, इसलिए उसको अगस्त ऑफ़र कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 को ये ऑफ़र अंग्रेज़ों ने हमें दिया था। अगस्त ऑफ़र के टाइम में भारत का वाइसरॉय था लिनलिथ-ली-गो। ठीक है, लिनलिथ-ली-गो ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। तो यहाँ पे ऑफ़र किया गया था कि चलो भारत को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देंगे, काफ़ी सारे जो पावर हैं वो अब भारत को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। भारतीय लोग ही अब उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो लोग ही इस पावर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस दिया, यानी पहली बार, इसलिए इसको अगस्त ऑफ़र कहा जाता है। पहली बार अंग्रेज़ों ने कम से कम ये माना ये कि अब जो भारतीय लोग हैं वो खुद से अपनी कंट्री को चला सकते हैं। जी हाँ, ये तो पहले तो यही नहीं कि वो लोग मानता था कि हम लोग अपना कंट्री चला सकते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा
हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किए थे, स्ट्रगल किए थे कि आखिर तक यहाँ तक हम पहुँच पाए। 1940 की हम ये बात कर रहे हैं। फिर 1940 और 1940 टू 1941 कहिए, 1940 टू 1941 एक हमने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को लीड किसने किया? विनोबा भावे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में, ठीक है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश कैबिनेट था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसी का मेंबर था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसको भेजा जाता है भारत, ताकि भारतीय लोगों को मनाया जाए कि भाई हम आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस वगैरह दे देंगे, आपको पावर वगैरह अब तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब उन लोगों ने को भी ये भी समझ में आ गया था कि अब हम भारतीयों के, इंडियन के जो भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पार्टिसिपेशन चाहिए था इंडियन लोगों के, ठीक है। इंडियन लोगों के किस चीज़ में? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये पार्टिसिपेशन चाहिए होगा इन लोगों के लिए। तो ये लोग डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन ये जो मिशन था क्रिप्स मिशन, ये बुरी तरह से फेल हो चुका था, क्योंकि यहाँ के जो भी इंडियन लीडर्स थे वो बिल्कुल इस मिशन को नकार दिया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा था इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। मतलब एक ऐसा चेक जिसका डेट बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, वो चीज़ें आप देने की कोशिश हमें कर रहे हो। यानी कि अब हम डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब उस कंट्री का होता है जिस कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। यानी कि हम 1947 में आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हम क्या थे? हमें अभी डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। हम यहाँ पे सॉवरेन नहीं थे, ठीक है। तो सॉवरेंटी हमें कब मिली? जब हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन के रेडी हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को, और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे ऑब्ज़र्व करते हैं। हालांकि हमें रिपब्लिक डे 26 नवंबर 1949 को ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को स्वराज दिवस के तौर पर मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो इसलिए इसी दिन को हमने ये इम्पोर्टेंट रख लिया, और 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो चुके थे और हम एक सॉवरेन कंट्री बन चुके थे, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, जो 1942 के मार्च में आता है। अब 1942 में ही 1942 के 8 अगस्त से ही शुरुआत हो जाती है किस चीज़ की? क्विट इंडिया मूवमेंट की। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। यानी कि अब गांधी जी ने कह दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो मतलब कि अब ये जो मूवमेंट था, अब बिल्कुल आर या पार का मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस मूवमेंट में पूरे इंडिया से लोगों ने भर भर कर पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आखिरकार सक्सेसफुल बना दिया गया। बहुत से लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी जेल हो गई। गांधी जी को ने तो जेल में ही 21 डे का
फास्ट रख लिया था। 21 दिनों का इन्होंने फास्ट रख दिया था। भूख हड़ताल पे इन्होंने ये जेल में ही कर रहे थे। इसके बाद 1944 में आता है CR फॉर्मूला। CR हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको CR फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। 1944 में ये फार्मूला लाया गया और उन्होंने अपॉइंट किया कमीशन, ठीक है, ताकि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें जो मुस्लिम की मेजॉरिटी है या फिर ईस्ट में मुस्लिम की जो मेजॉरिटी थी, मुस्लिम यानी बंगाल की हम बात करें इसमें बांग्लादेश और आज का वेस्ट बंगाल ये सब शामिल था। तो ईस्ट मुस्लिम प्लेस भी, इसको किस बेसिस पे इसमें डिमार्केट किया जाए उन चीज़ों पे बात करने की ये फार्मूला लाया गया था, CR फार्मूला। ठीक है, यहाँ जिसमें जिन्ना, जिसे फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, जिन्ना ने इस चीज़ को हालांकि ऑब्जेक्ट किया था। वो चाहता था कि 2 नेशन थ्योरी लाया जाए कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, जिन्ना ये चाहता था। ये हम बात 1944 की कर रहे हैं। लेकिन VD सावरकर वो लीडर थे जिन्होंने इस फार्मूला को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल इस प्लान को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था और वो कंडेम्ड कर रहे थे इसको कि जी नहीं, ये बिल्कुल डिमार्केट तो करना ही नहीं चाहिए कि किधर मुस्लिम है किधर हिंदू है, ऐसे कोई डिमार्केशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद 1944 से चलनी शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है वेबल प्लान। ये आता है 1945 में। कब लाया जाता है? वेबल प्लान को 1945 में ये आता है। एक्चुअली में अंग्रेज़ों ने यानी कि अंग्रेज़ी सरकार ने ये कहा कि जाओ भारतीयों को, इंडियंस को थोड़ा सेटिस्फाई करो, उन्हें इसके लिए मनाओ कि वो लोग इस वर्ल्ड वॉर जो सेकंड चल रहा था उस वक्त उसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे तरफ से लड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंडियन को सेटिस्फाई कुछ करना चाहिए। तो लॉर्ड वेबल कौन था? लॉर्ड वेबल, जो कि उस वक्त का वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ठीक है, इसने ये प्लान बनाया। उसने कहा कि हम जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हम चेंजेस लाएंगे और इक्वल पार्टिसिपेशन कर देंगे। जितनी हिंदू की पार्टिसिपेशन यहाँ होगी उतनी मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन होगी इस प्लान के तहत। और इस वेबल प्लान को हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस। और कॉमनल अवार्ड तो 1932 से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि कॉमनल अवार्ड यानी कि कम्युनिटी को बांटने का जो व्यवस्था था, रामसे मैकडोनाल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था, उसने पहले ही 1932 से ही कॉमनल अवार्ड देकर कर दिया था कि जो हिंदू है वो हिंदू वोटर को रिप्रेजेंट करेंगे, मुस्लिम है वो मुस्लिम वोटर को यानी मुस्लिम कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वहीं से इसका बीज बो दिया गया था। हिंदू मुस्लिम ये कम्युनिटीज़ को अलग करने का, भारत को अलग बांटने का जो बीज है वो उधर से ही बो दिया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वहीं से आपको हमने बताया था। ठीक है, तो वहीं से उसकी बीज बो दी गई थी। यहाँ तक वेबल प्लान में भी ये चीज़ें डिस्कस करी गई। अब नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। अब अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन भेजा भारत को। कब ये भेजा कैबिनेट मिशन को? 1946 में, मार्च के 1946 में कैबिनेट मिशन भेजता है। इस कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज़ी लोग शामिल थे, यानी वहाँ के कैबिनेट के जो मेंबर्स थे वो शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स
जो क्रिप्स मिशन भी लेकर आए थे एक बार, स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है। और कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों का ये कैबिनेट था, ये कमेटी था, कैबिनेट मिशन, जो भारत को भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? तो पहली बार भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने के लिए भेजा गया था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें बनाना है, भारत के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना है, तो उसके लिए एक कोई संस्था तो होनी चाहिए ना, कोई एक कमेटी तो होनी चाहिए ना। तो यही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करने के लिए ये भेजा गया था। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनली द इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, और इस द इंडिपेंडेंस एक्ट को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक ये एक्ट रहा, क्योंकि इसी एक्ट के तहत, इसी माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया पाकिस्तान को बाइफरकेट कर दिया गया, ठीक है। क्या? इंडिया पाकिस्तान को बाइफरकेट कर दिया गया। और इंडिया पाकिस्तान का जब सेपरेशन हुआ था, उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी बड़े मात्रा में राइट्स छिड़े थे, ये लोग एक दूसरे को ही मार रहे थे, जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया था। इसलिए आपको पता होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 14 अगस्त को जो ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला है, ठीक है। और हॉरर पार्टीशन डे ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो इसके बाद ही 14 यानी बोला गया कि 14 अगस्त के रात में 12 बजे के बाद, यानी एक तरह से आप कह सकते हो 15 अगस्त को दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग एक कंट्री हो जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसके साथ ही इंडिपेंडेंस हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस ऑब्ज़र्व करता है, और 15 अगस्त को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 आज़ाद हम हो चुके थे। अब हमें चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी स्थापना हो चुकी थी, तो अब फाइनली हमें चाहिए क्या था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो अलग कर दिया गया, इंडिया को अलग कर दिया गया, लेकिन इंडिया में भी कुछ प्लेस थे जो कि अलग होना चाहते थे, जैसे कश्मीर रहा, जूनागढ़ था। जूनागढ़ आपको हैदराबाद के पास मिलेगा, ठीक है। जूनागढ़ जूनागढ़ आपको गुजरात में मिलेगा, ये मिलेगा। हैदराबाद भी अलग होना चाहता। तो ये 3 जो प्लेसेस थे जिसको जो भी अलग होना चाहते थे, वो नहीं साथ में रहना चाहते थे, ठीक है। इनको जो यूनाइट किया, इनको साथ में किया किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तभी तो इनकी जो स्टैचू है उन्हें क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, आयरन मैन ऑफ इंडिया आप कह सकते हो इन्हें। तो इन्होंने ही इन तीनों प्लेसेस को भारत में यूनाइट किया था। सोचिए अगर यूनाइट नहीं किया होता तो एक बीच से हैदराबाद भारत के बीच में, ठीक है, बीच में हैदराबाद कोई अलग कंट्री बना होता, बीच में हमारा जगह नहीं होता, चारों तरफ इंडिया होता और बीच में हैदराबाद अलग होता। तो सोचिए और क्या स्ट्रक्चर होती हमारी, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस ये रखता था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और ये 11 मीटिंग्स के बाद ये तैयार हुआ था, ठीक है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज थे जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी का भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1945 को तो हम सोवरेन हो चुके थे। तो ये भी आपको याद रखनी है हमें, और इसलिए हम 26, क्योंकि 1930 में एक लाहौर में सेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, इसमें ही जो जवाहरलाल नेहरू थे ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यानी ये प्रेसिडेंट बने हुए थे उस वक्त के सेशन का। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को हम मनाएंगे रिपब्लिक डे, मनाया जाएगा। नहीं ना, यहाँ पे बोला गया था कि पूर्ण स्वराज डे हमें मनाएंगे हम, स्वराज डे नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ पे 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो क्योंकि 26 जनवरी को ये दिन खास रखा गया था, इसलिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 26 नवंबर 1949 को ना इम्प्लीमेंट करके इसको 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। 26 जनवरी से अब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, और वही 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये था गांधीयन एरा, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स गांधी जी के टाइम में, क्योंकि आपको पता होगा फिर 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति गांधी जी को गोली मार देता है। ठीक है, देखिए बात वही है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपने चाहे कितना भी अच्छा काम किया हो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वो गांधी जी के कुछ वैसे काम से नाराज़ था और उन्होंने गांधी जी को मार दिया। अब ये चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते आप कि मैं अच्छा कर रहा हूँ यानी कि 100% लोग हमें अच्छा ही कहेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपके 60 to 70% लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, फिर आप समझ लो कि आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 60 to 70% इज़ इक्वल टू वो 100% ही है आपका, क्योंकि ये जो 40 to 30% लोग हैं ये कभी भी आपसे खुश होंगे ही नहीं। जी हाँ, कभी भी आपसे सेटिस्फाई होंगे ही नहीं ये 40 to 30% लोग। तो इनको अगर आगे बढ़ना होता है तो इनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गांधी जी की भी कुछ वैसी चीज़ें हुई होगी जिसके कारण जो है गॉडसे पसंद नहीं करता था गांधी जी को। तो ये था आज का सेशन। वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो ये एक रिवीजन के तौर पर आपका गांधीयन एरा समाप्त हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।